आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मैं हूं खुशबू और आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो का ये खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। यहाँ हम आपके लिए दुनिया भर से कोरोना से जुड़ी खबरें और मेडिकल साइंस की बातें करते हैं ताकि आप हमेशा रहें अप टू डेट। चलिए फिर आज किन किन खबरों पर करेंगे बात, ये बता देती हूँ। तो आज सबसे पहले बात होगी वैक्सीन ड्राई रन के ऊपर। क्या होता है, कैसे किया जाता है। फिर ले चलेंगे आपको भोपाल, जहां वैक्सीन प्री बुकिंग को लेकर एक फर्जीवाड़ा सामने आया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। ऐसे फर्जीवाड़े से आपको कैसे बचना है और वैक्सीन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर सही तरीका क्या है, इस पर भी करेंगे बात। और फिर आपकी मुलाकात हिमांशु पवार से करवाएंगे, जो कोरोना इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। लेकिन उससे पहले देश दुनिया से आए कोविड अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। दुनिया भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 4 लाख से भी ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 7,041 संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं संक्रमितों का आंकड़ा 8 करोड़ 11 लाख के पार पहुंच गया है और 17,71,000 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। भारत ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पिछले 6 महीनों में पहली बार संक्रमितों की संख्या गिरकर 19,000 से कम हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में भारत में करीब 2,78,000 मरीज अभी संक्रमित हैं, जो 170 दिनों के बाद सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 20,021 नए संक्रमित मरीज आए हैं और 279 लोगों की मौत हुई है। वहीं बीते दिन 21,131 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। गुजरात में कोविड-19 के नए मामलों में निरंतर कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में 850 नए मामले सामने आए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93% से ज़्यादा हो गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए वाहनों से संबंधित डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और परमिट की वैलिडिटी का समय बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खिलाफ नया नारा दिया है। गो कोरोना गो का नारा देकर चर्चा में रहने वाले अठावले ने इस बार नो कोरोना नो का नारा दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री रावत कोरोना संक्रमित हैं। उनके फेफड़ों में हल्का इन्फेक्शन पाया गया है। 8 दिसंबर को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद से वो होम आइसोलेशन में थे। बाद में उनकी पत्नी और बेटी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। दक्षिण कोरिया में आज से कोरोना वायरस के बचाव के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। इस बीच यहाँ पर लंदन से लौटे 3 नागरिकों के लिए ब्रिटिश कोरोना वायरस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन में उपजे नए कोरोना वायरस स्ट्रेन की विशेषज्ञों ने अधिक संक्रामक और घातक बताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने आप को वैक्सीन लगाने के लिए अनुमति दे दी है। पुतिन को स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसे रूस में ही तैयार किया गया है। आपको बता दें कि रूस में अपने यहाँ ही बनाई गई स्वदेशी स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाए जाने के लिए स्वैच्छिक टीका प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसकी शुरुआती मॉस्को शहर से की जा रही है, जो कि कोरोना वायरस के लिए अत्यंत संवेदनशील शहर है। अब देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और नए स्ट्रेन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच सरकार ने कोरोना वैक्सीन की तैयारी भी तेज कर दी है। केंद्र सरकार आज से पंजाब समेत 4 राज्यों असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन की शुरुआत करने जा रही है। इन चारों राज्यों के 2 जिलों में 5 जगहों पर 2 दिन तक ड्राई रन किया जाएगा। ड्राई रन को आप एक डेमो की तरह समझ सकते हैं। बाकी मैंने पूरी डिटेल्ड बातचीत की आज तक रेडियो के रिपोर्टर आशीष पांडे से और सबसे पहले यही पूछा कि ड्राई रन क्या होता है।
जी, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में ये वैक्सीन का 2 दिवसीय ड्राई रन किया जा रहा है। ये वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के पहले की एक कवायद है, जहां पर किस तरीके से पूरे देश में टीकाकरण किया जाएगा अगर हमें सफलता मिलती है कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर, तो हम कैसे देश में अलग अलग सरकारें और अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन कैसे इस वैक्सीन को लोगों को मुहैया कराएगा, उसको लेकर ये पूरा ड्राई रन है। एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं कि एक मॉक ड्रिल है वैक्सीनेशन का। अगर हम कृष्णा जिले की बात करें तो यहाँ पर 5 अलग अलग सेंटर्स हैं, जो कि ग्रामीण हेल्थ केयर सेंटर से लेकर जिला स्तर तक के हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर ये वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। यहाँ पर खास तौर पे चूंकि केंद्र सरकार ने निर्णय ले रखा है कि पहली जो फेज होगी वैक्सीनेशन की, जब भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी शुरू की जाएगी, तो पहले फेज में जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं, उनको वैक्सीनेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर इन 5 जगहों पर आज जो कृष्णा जिले में है, फ्रंट लाइन वर्कर्स 25-25 की संख्या में इन 5 सेंटर्स पे उनको एक मॉक ड्रिल के तहत टीका देने की प्रक्रिया की जा रही है। तो सर, इन जनरल जो है वो इसे कैसे किया जाता है ड्राई रन वैक्सीन का? इन जनरल सिर्फ आंध्र प्रदेश का नहीं, एक ओवरऑल मैं पूछ रही हूँ कि ड्राई वैक्सीन का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, उसमें क्या वैक्सीन नहीं लगती है ना, बस बाकी सब कुछ होता है? तो अगर हम इसकी प्रक्रिया की बात करें तो केंद्र सरकार ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इस सॉफ्टवेयर का नाम कोविन सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर के तहत जो है पहले इस सॉफ्टवेयर पे जो बेनिफिशियरी होंगे, जिन लोगों को ये वैक्सीनेशन किया जाएगा, उनके डेटा, उनके पहचान पत्र के तहत उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी और उनके डेटा को इस सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा। ये पहली प्रक्रिया थी जो करीब करीब अधिकांश राज्यों ने पूरी कर ली है, और कई राज्यों में यह प्रक्रिया चल रही है। जिनको वैक्सीन दिया जाएगा, फ्रंट लाइन वर्कर्स और उम्र दराज जो लोग हैं, 50 साल से ऊपर के लोग, उनके डेटा इस कोविन सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाना पहली प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया क्या होता है एक वैक्सीन सेंटर पे, तो वैक्सीन सेंटर पे जो ये आइडेंटिफाइड पर्सन है वो तय समय पर वैक्सीन सेंटर पहुंचते हैं। वहां पर हर एक सेंटर में एक अधिकारी होगा जिसको वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया का वो मॉनिटरिंग करेगा। उसके अलावा एएनएम और आशा वर्कर, जो नर्सेज और लोकल लेवल पे, बिल्कुल जो निचले पायदान पे जो हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, वो होंगे। वो पहले इन जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनकी फिर से रजिस्ट्री की जाएगी। उसके बाद 3 अलग अलग लेयर्स होते हैं। पहला लेयर होता है वैक्सीनेशन सेंटर पर रजिस्ट्रेशन का। दूसरा जो लेयर है वो होता है वैक्सीनेशन का, जहां पर इन चिन्हित जो कैंडिडेट्स हैं उनको वैक्सीन दिया जाता है। और तीसरा जो होता है ऑब्जर्वेशन रूम पर, वैक्सीन देने के बाद एक तय समय सीमा के अंत तक इन सारे जिन लोगों को वैक्सीन दिया गया है उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो ये 3 तरीके का और 3 फेज में एक वैक्सीन सेंटर पे पूरी प्रक्रिया होती है। अभी इस ड्राई रन के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया जिसको बोलते हैं एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एग्जीक्यूट कर देखा जा रहा है कि अगर हमने लाखों की तादाद में वैक्सीनेशन शुरू किया तो क्या कहीं पर कोई चूक की संभावना है, या हम कैसे इसको फूल प्रूफ बना सकते हैं बिना किसी चूक के लोगों को वैक्सीनेशन किया जा सके। इस पूरी प्रक्रिया, ये जो मॉक ड्रिल है, इसमें इस पूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है। इसके बाद अलग अलग राज्य सरकारें, क्योंकि 4 राज्यों में ये मॉक ड्रिल हो रहा है, 28 और 29 2 दिन चुने गए हैं इस मॉक ड्रिल के लिए। तो ये अलग अलग राज्य सरकारों के जो स्वास्थ्य विभाग है वो इसके डेटा को, इस मॉक ड्रिल के डेटा को केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग को भेजेगा, और वहां पर अगर कहीं कोई सुधार की गुंजाइश है, कहीं कोई चूक नजर आ रही है, तो उसको रिकरेक्ट किया जाएगा, उसको फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया आशीष। अब एक तरफ वैक्सीन लोगों को अच्छे से लग जाए, इसकी पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन साइबर ठगों ने वैक्सीन के नाम पर लोगों को चूना लगाकर रुपए कमाने की तैयारियां भी शुरू कर दी है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साइबर सेल में पिछले कुछ दिनों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों को एडवांस प्री बुकिंग का लालच दिया जा रहा है और पैसे ऐंठे जा रहे हैं। मैंने आज तक रेडियो के रिपोर्टर रवीश पाल सिंह से इस पूरे मामले को समझा ताकि आप इसके शिकार ना हो जाए। तो रवीश, सबसे पहले ये पूरा मामला सामने कैसे आया? देखिए, आपको बताएं कि ये तो जग जाहिर है कि कोरोना की वैक्सीन का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है और हर कोई चाहता है कि वो जितने जल्दी हो सके कोरोना की वैक्सीन आए और वो उसका इस्तेमाल करे ताकि इस महामारी से खुद का बचाव कर सके, अपनों की रक्षा कर सके। और साइबर ने इसी को अब अपना हथियार बना लिया है। लोगों के डर को वो अब अपना हथियार बना करके ठग के पैसा कमाना चाहते हैं और इसकी तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी है। दरअसल भोपाल में लगातार लोगों को ऐसे कॉल्स आ रहे हैं जहां पर उन्हें डराया जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन जब कभी भी आम इस्तेमाल के लिए आएगी मार्केट में तो उसकी शॉर्टेज काफी ज्यादा हो जाएगी और वहां पर ज्यादा पैसों की मांग हो सकती है उनसे वैक्सीन लगाने के लिए और क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी तो सप्लाई भी प्रभावित होगी और उसकी जो कीमत है वो मार्केट से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये डराया जा रहा है लोगों को, ये भी बताया जा रहा है कि वैक्सीन कम आएगी तो हो सकता है कि वो पहले ही खत्म हो जाए, आप तक पहुंच भी ना पाए। तो इस तरीके से लोगों को डरा करके उनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की जा रही है। लोगों के पास जो कॉल्स जा रहे हैं, जो साइबर सेल के पास शिकायत आई है उसके मुताबिक उसमें ये कहा जा रहा है, डराया जा रहा है कोरोना वैक्सीन की शॉर्टेज को लेकर के, उसकी कीमत बढ़ने को लेकर के और फिर उनसे बैंक डिटेल्स मांगी जाती है और साथ ही में उनसे आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड का जो नंबर है उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी नंबर हमें बता दीजिए। साइबर सेल का कहना है कि यदि कोई शख्स ओटीपी नंबर बताता है किसी को तो उसका पूरा डाटा जो है वो हैक हो सकता है, बैंकिंग डाटा खासतौर से, और वहां से उसके खातों से पैसे निकाले जा सकते हैं। इसीलिए ये मामला जब साइबर सेल के संज्ञान में आया, भोपाल के एक युवक ने शिकायत की तो इसके बाद क्योंकि उसने एफआईआर नहीं की थी, युवक नहीं चाहता था कि उसका नाम सार्वजनिक हो, इसलिए उसने सिर्फ शिकायत की। शिकायत के आधार पे पुलिस ने, साइबर सेल ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि भोपाल में ये जो कॉल्स लोगों तक आ रहे हैं कोरोना वैक्सीन के नाम पर ठगी के कोशिशों के लिए, ये अधिकतर फोन कॉल्स झारखंड के जामताड़ा से आ रहे हैं जो कि साइबर ठगी के लिए, ऑनलाइन ठगी के लिए पहले से ही देश भर में बदनाम है। रवीश, जैसा कि आपने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन का जिक्र किया कि इन कॉल्स का जामताड़ा से कनेक्शन है, ऐसे में पुलिस की ओर से अब तक कोई कार्रवाई या गाइडलाइंस जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की, जैसा हमने पहले बताया कि तो इस तफ्तीश में जामताड़ा का नाम आया। फोन कॉल्स खासतौर से जो पुलिस के हाथ लगे हैं वो ज्यादातर जामताड़ा के हैं और या फिर उसके आसपास के इलाकों के हैं। तो पुलिस की तफ्तीश अभी फिलहाल यहाँ तक पहुंच गई है। बाकायदा साइबर सेल के इस पूरी कार्रवाई पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बात की। उन्होंने भी बताया कि मध्य प्रदेश में इस तरीके के मामले अगर आते हैं तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश ये वही जगह है जहां पर कुछ दिनों पहले ही नकली प्लाज्मा की वजह से एक शख्स की मौत का मामला सामने आया था। यानी जाहिर सी बात है, कोरोना जैसी महामारी में भी जालसाजों ने, ठगों ने पैसे कमाने का तरीका ढूंढ लिया है और मध्य प्रदेश एक सॉफ्ट टारगेट बन सकता है। इसीलिए सरकार भी इस पर अलर्ट है। जहां तक बात हो रही है आगे एडवाइजरी की, तो बाकायदा साइबर सेल ने इसमें एडवाइजरी जारी कर दी है लोगों के लिए और कहा है कि कोई भी अनजान कॉल्स अगर आते हैं तो उनसे अपने आधार नंबर, पैन कार्ड डिटेल्स और बैंकिंग डिटेल्स बिल्कुल भी साझा ना करें। यदि वो ओटीपी नंबर भी मांगता है आपके फोन, तो कोई मैसेज भेज करके ओटीपी नंबर मांगता है तो बिल्कुल वो ओटीपी नंबर उसे ना दें, ऐसे फोन को तुरंत काट दें। इसके साथ ही साइबर सेल ने अपनी एडवाइजरी में ये भी कहा है कि यदि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, भले ही वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या कोई दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट है, अगर उन पे किसी भी तरीके की कोई लिंक ऐसी आ रही है जहां पर कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन और उसके डोसेज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की बात हो रही हो तो उसे भी ओपन ना करें, उस लिंक पर क्लिक ना करें। इसके साथ ही ये भी कहा है साइबर सेल ने अपनी एडवाइजरी में कि जहां तक हो सके कोशिश करें कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए भी कहता है तो उसे डाउनलोड ना करें, क्योंकि ऐसा करना आर्थिक रूप से काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, उनके साथ ठगी की वारदात हो सकती है। शुक्रिया रवीश जी। वैसे तो ये खबर मध्य प्रदेश की थी, लेकिन ये हमारे आपके इर्द गिर्द भी हो सकती है। तो इन तमाम फर्जीवाड़ों के बीच वैक्सीन का सही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हम आपको बताएंगे वो सही तरीका, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। आज तक रेडियो aajtak.in/रेडियो ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज मेरे यानी खुशबू के साथ। चलिए अब वैक्सीनेशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का सही तरीका क्या है ये आपको बताते हैं, ताकि आप ऐसे साइबर अटैक का निशाना ना बने। मैंने हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे से पूछा। तो प्रतीक, सबसे पहले वैक्सीनेशन प्रोसेस के बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले वैक्सीन लगवाने का नोटिफिकेशन मोबाइल मैसेज के ज़रिए भेजा जाएगा। इसमें तारीख, वैक्सीनेशन सेंटर और एक निर्धारित समय आपको दे दिया जाएगा। एक कोविन सॉफ्टवेयर होगा जिसमें नागरिकों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। वैक्सीन के दोनों डोज लगने के बाद फिर QR कोड के ज़रिए आपको एक सर्टिफिकेट भेज दिया जाएगा। पहले पॉजिटिव आ चुके पेशेंट को ठीक होने के बाद यानी कि 14 दिन के बाद ही वैक्सीन लग सकती है। और इस पूरे प्रोसीजर के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बिना किसी को वैक्सीन नहीं लगेगी। वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हर व्यक्ति को फोटो ID के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, मनरेगा वाला जॉब कार्ड हो, या सांसद विधायक MLC का आधिकारिक पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, बेसिकली केंद्रीय राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी कोई भी आई कार्ड और वोटर ID में से कोई एक फ़ोटो वीडियो दिखाना ज़रूरी होगा। इसके अलावा मोबाइल रजिस्ट्रेशन भी करवाना ही होगा। टीकाकरण के बाद किन नियमों का पालन करना होगा प्रतीक? खुशबू, वैक्सीनेशन के आधे घंटे बाद तक हर व्यक्ति को सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में वैक्सीनेशन सेंटर पर ही रहना होगा, ताकि अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो तो वो पता लग जाएगा। और फिर वैक्सीन का दूसरा डोज 28 दिन के अंतराल में दिया जाएगा। दोनों डोज मिल जाने के बाद ही सर्टिफिकेट जारी होगा। अब क्योंकि हम मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़े के बारे में बात कर रहे थे, तो वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां कैसी है? मध्य प्रदेश के जो टीकाकरण अधिकारी है डॉक्टर संतोष शुक्ला, उन्होंने बताया कि प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में केंद्र से आने वाली वैक्सीन कोल्ड स्टोरेज में रखी जाएगी। 31 दिसंबर तक स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जिसके बाद फिर 51 जिलों में इन्हें ब्लॉक लेवल पर नियुक्त किया जाएगा। फिर 3 फेज में वैक्सीनेशन किया जाना है। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स और 50 की उम्र से ऊपर वाले लोग वैक्सीनेट होंगे। दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे और तीसरे फेज में अन्य सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। शुक्रिया प्रतीक, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर आ रहे फ़ोन कॉल का आप विश्वास ना करें और इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखें। चलिए अब आपकी मुलाकात हिमांशु पवार से करवाते हैं। इस वक्त ये कोरोना संक्रमित है। मनाली घूमने जाने के लिए होने वाली मैंडेटरी टेस्टिंग में ये पॉजिटिव पाए गए। अभी होम आइसोलेशन में हैं और किताबें पढ़कर अपना वक्त बिता रहे हैं। आइए इनसे ही सुनते हैं कोरोना से चल रही लड़ाई के बीच ये खुद को कैसे संभाले हुए हैं। इनसे हमारी सहयोगी श्रुतिका ने बात की। आप पहले ये बताइए कि कोरोना संक्रमित है आप अभी, तो आपको कोई सिम्टम्स क्या आए, कैसे आपको लगा, क्या चीज महसूस हुई जो आपने कोरोना टेस्ट कराया? मेरा फ्यूचर में मनाली जाने का प्लान था। दैट्स वाई गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस थी कि उनको लेटेस्ट कोरोना रिपोर्ट चाहिए थी, तो मैंने रिपोर्ट कराई और मतलब अनफॉर्चुनेटली वो RT-PCR रिपोर्ट होती है, वो मेरी पॉजिटिव आ गई। बाकी मुझे कोई सिम्टम नहीं थे। बेसिकली आई एम असिम्प्टोमेटिक पेशेंट। तो इस टाइम अभी जब आप होम क्वारंटीन में हैं, तो कैसे आप टाइम व्यतीत कर रहे हैं अपना, कैसे पास कर रहे हैं टाइम को? सिंपली बुक रीडिंग एंड अपने आप का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बाय रीडिंग करंट इवेंट्स रिलेटेड टू द इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। बाकी गवर्नमेंट बॉडी से कोई आपके कांटेक्ट में है, क्योंकि चाहे आप एसिम्प्टोमेटिक हैं लेकिन कोरोना पॉजिटिव है, तो कोई भी आपसे रेगुलर कांटेक्ट में है इस टाइम? हाँ, मेरे पास स्टार्टिंग फ्रॉम द लोकल बॉडीज
जहाँ पर मेरा टेस्ट हुआ था, एंड टू द गवर्नमेंट ऑथराइज्ड मशीनरी जो कि प्यारेलाल अस्पताल है यहाँ पे, और सीएमओ हेल्पलाइन नंबर से मेरे पे रेगुलर कॉल आता है। उनका दिन में 3 बार कॉल आता है पूछने के लिए टेम्परेचर एंड पल्स एंड ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर कि भाई क्या रीडिंग्स हैं आपकी, कैसा आप अपने आप को फील कर रहे हो। जी, ये बताइए, जैसे पहले कोरोना को लेकर बहुत ज्यादा डर था कि अगर हम आस पड़ोस में भी सुन लेते थे किसी को कोरोना हो गया है तो हम अपने घर में ही डरने लग जाते थे कि कहीं हमारे यहाँ कोरोना ना आ जाए। अब आप इस वक्त संक्रमित हैं, पॉजिटिव हैं, तो किसी प्रकार का कोई तनाव या कोई डर, कुछ भी, अभी आप कोरोना को कैसे ले रहे हैं? एक्चुअल में जब ये शुरुआत में कोरोना इंडिया में आया था तो हम लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, ना कोई ऐसी गवर्नमेंट मशीनरी थी जो हम लोगों को इससे अवेयर करा सकती थी। बट धीरे धीरे जब लोग इस चीज से जागरूक होने शुरू हुए एंड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब एंड द काउंसलिंग सेशंस गिवन बाय द एमिनेंट डॉक्टर्स, तब हमें धीरे धीरे इस चीज का पता लगा कि ये चीज एक नॉर्मल, इसको अगर हम एक वायरस की तरह ही ट्रीट करें तो हम इससे आराम से ओवरकम कर सकते हैं। एंड थैंक्स टू द दैट इज सराउंडिंग, स्पेशली इन द इंडियन एनवायरनमेंट, कि हम लोगों का इतना अच्छा बॉडी है कि हम लोग इससे जल्दी ओवरकम कर लेंगे, और मैं कर भी रहा हूँ इस चीज से जल्दी ओवरकम। जी, घर में दूसरों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ आप ऐसे इंतजाम किए हैं या कुछ ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले रहे हैं कि दूसरों की सुरक्षा रहे क्योंकि आप पॉजिटिव हैं? एज फार एज जो मेरे घर की है, मतलब मैं अपने घर की अगर पर्सनली बताऊं तो मेरा घर एक तो क्या कहते हैं, फर्स्ट फ्लोर भी कंस्ट्रक्टेड है और ग्राउंड फ्लोर भी पूरा कंस्ट्रक्टेड है। तो मैंने अपने आप को फर्स्ट फ्लोर के एक रूम में पूरा आइसोलेट करा हुआ है, और बाकी मेरा जो डे टू डे इवेंट्स है जस्ट लाइक बाथिंग, वॉशिंग माय क्लोथ्स, मैं खुद से ही अपने कर रहा हूँ। और रिलेटेड टू द मेरी खाना पीने को लेके जो मेरे यूटेंसिल्स हैं वो भी बिल्कुल सेपरेट हैं। कोई अगर उनको कैरी करने भी आता है तो वो बिफोर टचिंग एंड आफ्टर टचिंग उनको सैनिटाइज करके ही लेके जाता है और लेकर आता है। जी, कोरोना के लिए लोगों को कोई संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ, ये जो गवर्नमेंट का स्लोगन है कि वो समथिंग, एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए और मास्क होना चाहिए, ये नेसेसरी प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो करने ही चाहिए। एंड द बेस्ट पार्ट इज वी हैव टू मेंटेन आवर इम्यूनिटी स्ट्रांग बाय ईटिंग सम दैट इज फ्रूट्स विच इज मतलब अच्छे फ्रूट्स हैं, एग्जाम्पल सिट्रस फ्रूट्स बोल रहे हैं, एंड इनटेक ऑफ मतलब ल्यूक वार्म वाटर, ये हमें रेगुलर फॉलो करने चाहिए प्रोटोकॉल। कोई खास दवाइयाँ आप ले रहे हैं कोरोना के लिए? हाँ, दवाइयाँ तो अभी देखो आपको भी पता है कि इना प्रिपरेशन मैनर में है, तो ऐसी कोई खास दवाइयाँ नहीं है। बस बेसिकली गले के इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स हैं, नेमली एजिथ्रोमाइसिन, एंड इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जिंक की टैबलेट्स हैं, बस यही है। शुक्रिया हिमांशु, और बहुत सारी दुआएं कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। फिलहाल कोरोना कवरेज को आज यहीं विराम देते हैं। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा radio@aajtak.com पर, ये हमारा ईमेल पता है। अपना ख्याल रखिए, सावधानी बरतिए, फिर मिलेंगे। सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है, उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां।